बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। हम ना थोड़ी सी ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स पे बात करेंगे। और इसमें मैं आपको ह्यूमन बॉडी का एक ओवरव्यू दूंगा, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है? तो ये काइंडली आप देखिएगा, मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है जो कि डील करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यानी इसमें जो है ना, हम ये पढ़ेंगे कि हाउ ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन ह्यूमन बॉडी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ओके। हाउ ब्लड सर्कुलेट्स इन ह्यूमन बॉडी। देखें, इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं: ह्यूमन हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। राइट, ह्यूमन हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। देखें, जो ब्लड है, पहले हम चले ब्लड पे बात कर लेते हैं। ब्लड एक फ्लूइड है दैट फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स। यानी दैट ब्लड की अगर आप डेफिनेशन देखें तो ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। ब्लड के ना, हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है? इट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 5 to 6 लीटर, ये नोट कर लें। 5 से 6 लीटर ब्लड ह्यूमन बॉडी में होता है जी। अच्छा, ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल। अच्छा, ब्लड प्लाज्मा जो है दैट मेक्स 55% ऑफ द टोटल ब्लड। हमारा जितना टोटल ब्लड है उसका 55% जो पार्ट है वो ब्लड प्लाज्मा है, और 45% जो पार्ट है वो ब्लड सेल्स होते हैं। अच्छा, ब्लड प्लाज्मा जो है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ब्लड प्लाज्मा में तीन पार्ट्स होते हैं, तीन चीजें होती हैं। वाटर 90% होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स 7 to 8% होती हैं, और सॉल्ट या कंपाउंड्स 2 to 3% होते हैं। ये परसेंटेज गौर से देखें, इट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें आप आगे चलते हैं। ये जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो भी तीन तरह की होती है जी। अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स। देखें, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हमारे ब्लड प्लाज्मा में तीन तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक है एल्ब्यूमिन, एक है फाइब्रिनोजिन, एक एंटीबॉडीज। अच्छा, व्हाट अबाउट एल्ब्यूमिन? देखें, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो हमारी प्लाज्मा के अंदर होती है, ब्लड प्लाज्मा में। इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। प्लीज नोट कर लें, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। ठीक है? सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड और वाटर, कितना सॉल्ट और वाटर रिटेन होना चाहिए, और कितना बॉडी से बाहर जाना चाहिए, एक्सक्रीट होना चाहिए। इसका जो बैलेंस है इसको मेंटेन करने को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। सो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है दैट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। सेकंड जो प्रोटीन होती है वो है फाइब्रिनोजिन। देखें, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉट करवाने में। इसी तरह जैसे कोई जख्म वगैरह लग जाए तो जैसे वो क्लॉटिंग होती है, ब्लीडिंग रुकती है, तो बेसिकली वो ये प्रोटीन वो प्रोटीन है जो क्लॉटिंग फैक्टर है, और ये क्लॉटिंग में हेल्प करती है। देन अबाउट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करती हैं। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, इनको ना हम जनरली अगर बात करें तो अमीनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। ये मैंने ऊपर साइड पे लिखा हुआ है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है ना, ये एंटीबॉडीज ही हैं। ये बेसिकली दो तरह की होती हैं, मेन इसकी दो टाइप्स हैं। ये जरा ध्यान में रखिएगा, आईजीएम और आईजीजी। अच्छा, आईजीएम जो होती हैं वो होती हैं शॉर्ट टर्म एंटीबॉडीज। यानी मिसाल के तौर पर कोई बंदा बीमार हुआ है तो चंद दिनों में, जो पहले 6-7 दिनों के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं, उनको आईजीएम कहते हैं। ये हमें शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट डिजीज। और आईजीजी जो होती हैं वो होती है लॉन्ग टर्म एंटीबॉडीज। ये फिर हमारे जो आईजीएम है वो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती हैं, और आईजीजी जो है वो बॉडी में रहती हैं, और ये लॉन्ग टर्म तक आपको प्रोटेक्शन देती रहती हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वायरस या पैथोजन। तो ये चीज भाई आपने याद रखनी है कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स की मेन दो टाइप्स होती हैं, आईजीएम और आईजीजी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अच्छा, इसके बाद ये याद रखिए, इनका मेन काम बेसिकली यही है कि आपको इम्यूनिटी देंगे, स्ट्रेंथन करेंगे आपकी इम्यूनिटी को अगेंस्ट वेरियस पैथोजेंस या डिजीजेस।
ये हमने बात की ब्लड प्लाज्मा के ऊपर। हम बात करते हैं ब्लड सेल्स के ऊपर। ब्लड सेल्स की तीन टाइप्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो पहले आपने ये नाम भी याद रखने हैं। अच्छा, ये थी ब्लड की कंपोजिशन। मैं आगे मजीद इस पे बात करूंगा, लेकिन अभी मैंने कुछ जनरल सी चीजें आपसे डिस्कस की हैं, सारी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ह्यूमन हार्ट पे आ जाते हैं। देखिए, ह्यूमन हार्ट जो है ना, इसके चार चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इसका जो वेट होता है, यानी वजन जो है वो 340 से 350 ग्राम के दरमियान होता है। इसका जो साइज होता है वो तकरीबन फिस्ट के बराबर होता है। फिस्ट जो है तो आपके हाथ की जो मुट्ठी का साइज है, इसको कहते हैं। इसके चार वेल्व्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट में चार वेल्व्स होते हैं। और इसका जो बीटिंग टाइम होता है, यानी एक दफा ये जो बीट करता है, जो इसकी बीटिंग है ना, इसमें एक दफा इसकी कॉन्ट्रैक्शन और एक दफा रिलैक्सेशन है। तो वो जो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसको हम बीट कहते हैं। और वो बीट एक बीट 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट होती है। इसलिए जो आपकी नॉर्मल हार्ट बीट है वो 72 बीट्स पर मिनट है। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, 0.8 सेकेंड्स में एक बीट हो रही है, तो एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। देन यू कैन कैलकुलेट, और आपको तकरीबन ये 72 के करीब आंसर मिलेगा। तो ये ह्यूमन हार्ट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने डिस्कस करनी है। जी, जस्ट वेट अ मिनट जी। अच्छा जी, ये हमने हार्ट पे थोड़ी सी बात की है। अब इसी तरह ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स वो चैनल्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड मूव करता है, जैसे आर्टरीज है, वेन्स और कैपिलरीज। इनकी तीन टाइप्स हैं। अब मैं आगे चल रहा हूँ जी। अच्छा, अब ये जरा गौर कीजिएगा, ब्लड सेल्स के ऊपर हम अलहदा से बात कर रहे हैं जी, डिटेल से। अच्छा, ब्लड सेल्स और हार्ट की मूवमेंट्स पे भी मैंने बात करनी है। चलें पहले हार्ट की मूवमेंट्स पे बात कर लेते हैं। जो हमारा जो हार्ट है, अच्छा, सिर्फ देखिए, हार्ट जो मूवमेंट्स है मैं इस पे बात कर रहा हूँ। हार्ट मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं। हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको सिस्टोल कहते हैं, और हार्ट की जो रिलैक्सेशन है उसको डायस्टोल कहते हैं। याद रखें, सिस्टोल यानी हार्ट के मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो प्रेशर बिल्डअप होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 120 से 140 mmHg होती है। mmHg बेसिकली प्रेशर का यूनिट है। ठीक है। और जो डायस्टोल है, रिलैक्सेशन है, उसकी वजह से जो प्रेशर बिल्डअप होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। उसकी रेंज 80 से 90 mmHg है। इसलिए जब आप ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपका ब्लड प्रेशर 120/80। इसका मतलब 120 ब्लड प्रेशर आपका सिस्टोलिक है और 80 जो है वो डायस्टोलिक है, नॉर्मल होगा। 120/80 से लेकर 140/90 तक नॉर्मल है। उससे आगे पीछे हो तो ज्यादा या कम हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और एमसीक्यू आ सकता है, ब्लड सीरम किसको कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ब्लड प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजिन निकाल दें तो ब्लड सीरम कहलाता है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट इज ब्लड सीरम। ब्लड सीरम बेसिकली प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजिन। और फाइब्रिनोजिन आपको पता है क्लॉटिंग फैक्टर है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो वो बनता है ब्लड सीरम। अच्छा, अब मैं जरा ये जो तीनों ब्लड सेल्स हैं उनका कंपैरिजन करने लगा हूँ। इस पे एमसीक्यू जो आ सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, उन वो बाइकनकेव होते हैं, यानी उनकी शेप बाइकनकेव है, और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता इनमें। और इनकी लाइफ 120 डेज होती है। 120 डेज के बाद पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं, नए बनते हैं। और 1 मिलीमीटर में, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड है अगर आपका, तो उसमें 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होंगे। और इनका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, और ये बनते हैं बोन मैरो से। ये सारे फैक्ट्स हैं, याद रखें। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी उनमें न्यूक्लियस होता है। उनकी लाइफ ना 3 से 5 डेज, अच्छा ये जरा प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, 3 to 7 डेज, ये आप नोट कर लें। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनकी एज जो होती है 3 से 7 डेज होती है। और 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 7,000 से 8,000 तक व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इसके बाद है जी, ये भी बोन मैरो से बनते हैं। उनका काम होता है इन्फेक्शंस को रोकना। यानी व्हाइट ब्लड सेल्स असल में हमारी आर्मी है, ये इन्फेक्शंस को कॉम्बैट करते हैं। इसके बाद है जी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है स्मॉलेस्ट इन साइज होते हैं। इनकी लाइफ जो है वो 7 to 8 डेज होती है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में तकरीबन 1.5 लाख से 4 से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स हो सकते हैं। इनका काम है ब्लड को थिक करना, क्लॉटिंग करना, और ये भी बोन मैरो से बनते हैं। तो ये फैक्ट्स आपने सारे याद रखने। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फैक्ट लिखा हुआ है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ये याद रखें, जो ब्लड रेड ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं
उनकी डेथ हो जाती है तो वो जाके रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन में जाके इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए स्प्लीन जो होती है ना हमारी बॉडी की, उसको हम कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। सो ये हमने कंपैरिजन किया, हम थोड़ा आगे चलेंगे अब। अच्छा, इसमें आगे आगे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड ग्रुप्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हमारी याद रखिएगा ब्लड ग्रुप्स कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक टेबल है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो ये याद रखिएगा, हमारे ब्लड जो होता है ना, हमारे एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको एंटी बॉडीज कहते हैं। ठीक है ना। उन एंटीबॉडीज की बेसिस के ऊपर, एंटीजेंस की सॉरी बेसिस के ऊपर हम जो है वो ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि रेड ब्लड सेल्स में अगर तो एंटीजन ए मौजूद है तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर उस एक बंदा है उसके रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन बी मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो उसका ए बी होगा, और अगर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो पहली चीज तो हमने ये अंडरस्टैंड करनी है कि द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन एरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, अब आपने ये याद रखनी है कि जो एंटीजेंस होती हैं उसके ऑपोजिट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं, ठीक, प्लाज्मा के अंदर। तो ये याद रखना है आपने कि अगर एंटीजन ए है किसी बंदे की बॉडी में तो उसकी एंटीबॉडीज उसमें बी होंगी, और अगर उसकी बॉडी में एंटीजन बी है तो उसकी एंटीबॉडीज ए होंगी। अगर ए बी है तो उसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज होंगी। तो ये तीन कॉलम्स पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, इसके बाद अब जरा याद रखिएगा कि ब्लड डोनेट कौन कर सकता है और रिसीव कौन कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो दो एमसीक्यू आते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है। ठीक है। तो ये यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है वो अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। जो ब्लड ग्रुप ए वाला बंदा है उसके ब्लड में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। अच्छा, अब जो ब्लड ग्रुप ए वाला बंदा है वो ए वाले से भी ब्लड ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है। यानी जो रिसीवर होगा ना, यानी कि वो रिसीव करेगा, वो उस बंदे से ब्लड ले सकता है जिसमें सेम एंटीजन मौजूद हैं या कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। लेकिन वो डोनेट किसको कर सकता है? वो उस बंदे को ही डोनेट कर सकेगा जिसमें कम से कम एक ये वाली एंटीजन जरूर मौजूद हो, ए वाली। इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए वाला या तो ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है या वो ब्लड ए बी वाले को भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि ए बी वाला जो है उसमें भी एंटीजन ए मौजूद है। तो ये रिसीव करना और डोनेट करना, ये हमने ब्लड ग्रुप ए के वाले से बात की है। अच्छा, इसी तरह जो ब्लड ग्रुप बी वाला है उसमें एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है। तो भाई वो रिसीव किससे करेगा? जाहिर बात है, या वो बी वाले से रिसीव कर सकता है या वो ओ वाले से कर सकता है, क्योंकि बी वाले की ब्लड के अंदर एंटी जिन भी मौजूद है और ओ वाले के अंदर कोई भी नहीं है। और वो डोनेट किसको करेगा? डेफिनेटली वो बी वाले को करेगा या ए बी वाले को करेगा। अच्छा, जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला है, अब उसमें दोनों एंटीजन मौजूद हैं, ए और बी। अच्छा, एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं है, तो इसका मतलब है अब इसमें चूंकि हर तरह की एंटीजन मौजूद है तो, और एंटीबॉडी कोई भी नहीं है जिसकी वजह से कोई कंटेमिनेशन हो सके, तो फिर हर एक से क्या कर सकता है? ठीक है, ये ब्लड ग्रुप जो है वो क्या ले सकता है? ब्लड ले सकता है। यानी ए वाले से भी, बी वाले से भी, ए बी वाले से भी, ओ वाले से भी। लिहाजा जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला होगा उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि इसको ब्लड लेने में डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन ये दे सिर्फ उसको सकता है जिसमें ये दोनों एंटीबॉडीज मौजूद हों, एंटीजेंस मौजूद हों, सॉरी। तो ये सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है। ले ये हर एक से सकता है, दे सिर्फ ये ए बी वाले को सकता है। इसलिए ये रिसिपिएंट है यूनिवर्सल, लेकिन ये रिसिपिएंट डोनर नहीं है, यूनिवर्सल डोनर नहीं है। अच्छा, ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास अगर आप आ जाएं तो ब्लड ग्रुप जो ओ वाला है उसमें कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडीज उसके अंदर ए और बी दोनों हैं। अब वो रिसीव किससे करेगा? वो सिर्फ ओ वाले से ही कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि कंटेमिनेशन होती है एंटीबॉडीज के साथ। तो अब जाहिर बात है ओ वाला जो है उसमें एंटीबॉडीज जो हैं वो दोनों हैं, तो वो सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है, लेकिन दे ये हर एक को सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये है यूनिवर्सल डोनर। उसकी वजह यह है, ये इसलिए हर एक को दे सकता है क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह की एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो कहीं पे कंटेमिनेशन नहीं होगी।
तो ए से ए को दे दे, बी को दे दे, ए बी को दे दे, या ओ को दे दे। कहीं पे कंटेमिनेशन का खतरा नहीं है कि एंटीबॉडीज और एंटीजन की कंटेमिनेशन हो जाए। तो याद रखिएगा, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, ये वैसे मैंने आपको ब्रीफली समझाया है, लेकिन आपने इसमें जो एमसीक्यू आते हैं वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर के वाले से आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने अक्सर सुना होगा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस बुनियाद पे होता है? तो एक हमारे ब्लड के ऊपर एक फैक्टर होता है, उसको कहते हैं रेहेसिस फैक्टर, RH फैक्टर। याद रखें, जिस बंदे के ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो ये RH फैक्टर की बेसिस पे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो ये हमने बात की है ब्लड ग्रुप की। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। ये मैं ह्यूमन किडनी के हवाले से थोड़ी सी बात करने लगा हूँ, इसमें एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट हैं इस पे जरा गौर कर लेते हैं हम जी। एक सेकंड जी। अच्छा जी, ह्यूमन किडनी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जो इंसानी किडनी होती है ना, उसके ना दो लेयर्स होती हैं। बाहर वाली को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाली को मेडुला कहते हैं। और इसके अंदर ये आपने देखा, ये कोन शेप स्ट्रक्चर्स हैं, इनको पैरामिड्स कहते हैं, ठीक है। जहां से ये इजेक्ट आउट हो रही है उनको रेनल पेल्विस कहते हैं। ये तो हो गया किडनी का स्ट्रक्चर। कॉर्टेक्स और मेडुला आपने याद रखना है, मेडुला बड़ी लेयर है, कॉर्टेक्स छोटी लेयर है, ठीक है। कॉर्टेक्स का कलर होता है रेड और मेडुला का कलर होता है येलो, ये आपने याद। स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? मुझे बताइएगा, आवाज आ रही है आप लोगों को? बच्चों, आपको आवाज आ रही है मेरी?